हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग ग्रेविटेशन का रिवीजन कर रहे हैं। अभी तक हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में ये ग्रेविटेशन ख़त्म किया है। ये कोई पार्ट नहीं है बल्कि ये रिवीजन है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि हर वो चीज़ चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो एक दूसरे को खींचती है। लेकिन ये अलग बात है कि जब अर्थ के मुकाबले में बात की जाए दो ऑब्जेक्ट के खींचने की तो वो नेग्लिजिबल होता है। यानी कि अर्थ के कंपैरिजन में हमारा वेट या किसी बिल्डिंग का वेट या किसी और दूसरे चीज़ का वेट बहुत ही नेग्लिजिबल है। इसलिए हम लोग अर्थ को ना खींच के या हम एक दूसरे को ना खींच करके हम दोनों ही या हम जितने भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे हैं लिविंग नॉन लिविंग सब अर्थ की तरफ खींच जाते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखिए, ग्रेविटेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दो ऑब्जेक्ट के जिसके बीच में आप निकालना चाह रहे हैं ग्रेविटेशन, उन दोनों के मास के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी कि फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। क्लियर है ये? अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास m1 m2 के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके डिस्टेंस के, यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो दूरी है उनका डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर है? अब इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो ये ऐसा बन गया ये, और फिर प्रोपोर्शनलिटी का ये साइन हटा करके मैंने इक्वल रख दिया और इक्वल रखने के बाद ये मैंने ऐसा कर दिया। ऐसा क्यों होता है? देखो, अभी तक मैथ्स में हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ रेडियाई, है ना, उसके रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हम लोग जानते हैं। देखिए अभी इसको मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए, एरिया प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, लेकिन इक्वल नहीं होता है। इक्वल कब होता है? यहाँ पे एक कांस्टेंट हम डाल देंगे, तब कांस्टेंट क्या डालेंगे? पाई, यानी कि अब एरिया बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर के। उसी तरह से जिस तरह से ये हमने किया उसी तरह से यहाँ पे है कि अगर मुझे इनको इक्वल करना है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर के, अगर ये मुझे इक्वल करना है तो मुझे g की वैल्यू डालनी पड़ेगी ये, और ये कांस्टेंट होता है, ये कभी चेंज नहीं होगा। जैसे कि पाई, अब चाहे सर्कल बहुत छोटा हो या बहुत ही बड़ा हो या मीडियम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पाई यूज़ होता ही होता है। ये हो गया कांस्टेंट। क्लियर है? अब देखिए कि अगर दो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सपोज़ कि ये एक ऑब्जेक्ट है आपका 10 kg का, दूसरा है 2 kg का, इनके बीच की दूरी है 1 मीटर, तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हुआ? देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला हम जानते हैं, क्या होता है? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11, m1 की वैल्यू है 10, m2 की वैल्यू है 2 और डिस्टेंस बिटवीन देम है 1 मीटर, इसलिए 1 मीटर स्क्वायर। ये सॉल्व किया तो ये तो वैसे ही रह गया, 10 इंटू 2 20 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 13133.40 इंटू 10⁻11। अब देखिए ये साइंटिफिक है, साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है। साइंटिफिक फॉर्म में ये होता है कि जब भी हम कोई चीज़ को लिखते हैं तो 1 2.4 नहीं छोड़ दें, यानी कि डेसिमल को हमको यहाँ लाना पड़ता है। तो अभी डेसिमल यहाँ पे है तो यहाँ लाने के लिए दो और पावर पे दो और ऐड कर देंगे, यानी -13 हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर हुआ है और ये न्यूटन में आएगा। क्लियर है? अब थोड़ा देखते हैं कि मास और वेट में क्या फ़र्क है। ऐसे तो बता चुके हैं लेकिन फिर से देख लीजिए। मास जो होता है वो कोई भी चीज़ कितनी चीज़ों से मिलके बना है, कितने एलिमेंट से मिलके बना है, कितने एटम से मिलके बना है, यानी कि क्वांटिटी, उसे हम कहते हैं मास। जबकि वेट होता है कि कोई भी चीज़ को कोई दूसरी चीज़ कितनी तेज़ी से खींच रहा है। जैसे कि हमें अर्थ खींच रही है, अगर हम चले जाएंगे दूसरे प्लैनेट पे तो वो प्लैनेट मुझे खींचेगा या फिर किसी को भी, तो ये कशिश है। अब कशिश है तो ये चेंज होता है। अब अर्थ पे है तो अर्थ चूँकि बहुत बड़ी है, इसका रेडियस भी बड़ा है और मास भी ज़्यादा है,
इसलिए इसका खींचने की ताकत जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है मून के कंपैरिजन में स्पेशली। तो मून पे हमारा वेट जो है वो कम हो जाता है। उसकी वजह ये है कि वो कम तेज़ी से खींचती है अर्थ के बनिस्बत। ठीक है, तो ये हुआ। नेक्स्ट देखिए, कब कोई चीज़ को अगर हम फ्री गिरने के लिए छोड़ दें तो वो अपनी मर्ज़ी से उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, ज़मीन की तरफ बढ़ती जाएगी। जैसे कि अगर 5th फ्लोर से कोई बॉल को हमने ड्रॉप कर दिया तो वो धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और ज़मीन को हिट करने से पहले उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये अपने आप नेचुरल होता है। और ये नेचुरल क्यों? ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या अर्थ ग्रेविटी की वजह से। अब इससे पहले हमने पढ़ा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उसमें हमने देखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे इतना फोर्स लगाया जाए और इतना टाइम के बाद उसकी स्पीड में क्या फ़र्क पड़ेगा, या फिर अगर हम स्पीड अभी 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहे हैं और उसकी स्पीड मैंने इतनी कर दी तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ। वहाँ पे हम अपना फोर्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे थे, इसलिए एक्सेलरेशन वहाँ पे अलग अलग आ रहा था। लेकिन ग्रेविटी के केस में, अर्थ के केस में आप फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ज़मीन ऑलरेडी फोर्स लगा रही है और वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग जो फार्मूला वहाँ पे पढ़ते थे v = u + at, यहाँ पे वो फार्मूला हो जाएगा v = u + gt। g में इसलिए कन्वर्ट हो गया कि g ये चेंजेबल नहीं है। वहाँ पे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में मुझे कभी कभी निकालना पड़ता था कि एक्सेलरेशन निकालिए, कभी टाइम निकालिए, कभी कुछ निकालिए। खैर टाइम तो यहाँ पे पूछा जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन कभी नहीं पूछा जाएगा कि एक्सेलरेशन निकालिए। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि आप अपनी तरफ से धक्का लाइन लगाते हो, उसको ज़मीन अपने हिसाब से ही खींचती है और सब ऑब्जेक्ट को उसी तरह से खींचती है, इसलिए जी सब में कांस्टेंट है। जहाँ जहाँ यू है, जहाँ जहाँ ए यूज़ करते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, वहाँ पे सब जी को कन्वर्ट कर देंगे। ये सारा फार्मूला बन जाएगा v = u + gt, a = ut + ½ gt², और v² = u² + 2gs। ये फार्मूला बन जाएगा। अब इसको हम लोग ग्रेविटेशन में बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है ये? अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि फोर्स जो होता है m × a होता है, और फोर्स ग्रेविटेशनल का फोर्स क्या होता है Gm1 × m2/r², और ये होता है m × a। इन दोनों को m कैंसिल हो गया तो यहाँ से g आ गया वैल्यू। कैसे निकाला मैंने यहाँ पे देख लीजिए। इसे पिछले वाली वीडियो में पार्ट 3 या पार्ट 3 में मैंने 3rd या 2 नंबर में बताया, उसमें आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर फ्री फॉल के केस में, इन केस ऑफ फ्री फॉल वी आर नॉट एबल टू इंक्रीज our forces, therefore acceleration will neither increase nor decrease, it will remain constant, that is 9.8। I मैंने गलती से लिख दिया, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। वेट जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और अर्थ के केस में हम लोग जी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मास इंटू जी। किसी एक आदमी का वेट, मास है 20 kg, मुझे वेट निकालना है। मास है 20 kg, वेट निकालना है। क्या करेंगे? तो मास दिया हुआ है ही, एक्सेलरेशन मुझे पता है 9.8 होता है, ये कर लेंगे। कहीं कहीं पे जी की वैल्यू 10 लेते हैं, उसकी वजह ये है कि वो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो 20 × 10 200 न्यूटन। अगर मैंने 9.8 लिया तो ये आया 198 न्यूटन, और 10 लिया तो ये आया 200 न्यूटन। बहुत ही कम का फ़र्क है, इसलिए हम लोग ले सकते हैं। हाँ, लेकिन कहीं अगर लिखा हुआ है कि यूज़ जी = 9.8 तो वहाँ पर 9.8 ही लिखेंगे, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग लिख भी सकते हैं 9.8 और 10 भी लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। अब देखिए अर्थ के केस में और मून के केस में चूँकि जी में फ़र्क है, यानी कि ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो है उसमें फ़र्क है, इसलिए हमारा वेट वहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ आता है। और कितने का फ़र्क है? चूँकि जी में फ़र्क है 6 टाइम का, इसलिए मास में भी फ़र्क आ जाएगा, वेट में भी फ़र्क आएगा वही 6 टाइम का। तो अगर किसी का 60 kg यहाँ पे है तो मून पे जाने के बाद वेइंग मशीन पे उसका 10 kg हो जाएगा, ठीक है, इतना फ़र्क आएगा। और वहाँ अगर कोई 2 kg का है तो यहाँ पे 12 kg का हो जाएगा, वो 6 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, वहाँ पे कम यहाँ पे ज़्यादा। क्लियर है? अब देखते हैं थ्रस्ट और प्रेशर क्या होता है। थ्रस्ट बेसिकली कोई भी फोर्स को हम लोग कहते हैं, थ्रस्ट किसी भी फोर्स को हम कहते हैं, जबकि प्रेशर वही फोर्स अगर यूनिट एरिया में लगना शुरू हो जाए तो उसे हम प्रेशर कहते हैं। तो थ्रस्ट और प्रेशर में फ़र्क बस इतना है कि प्रेशर एक यूनिट एरिया पे लगता है, जबकि थ्रस्ट कोई भी आर्म फोर्स को कह सकते हैं। अब देखिए
प्रेशर जो होता है चूँकि एक यूनिट एरिया यानी कि एरिया पर डिपेंड करता है। अगर आपने एरिया ज़्यादा रखा है तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा, और एरिया कम रखा है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। और थ्रस्ट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थ्रस्ट के, यानी कितना फोर्स लगा रहे हैं, और प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, यानी कि एरिया अगर आपका ज़्यादा है तो प्रेशर कम, और एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर थ्रस्ट को आपने बढ़ाया तो प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा। अब देखिए इसका एप्लीकेशन क्या क्या है। प्रेशर का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है पास्कल, और इसे लिखते हैं कैपिटल P स्मॉल a, ये ठीक है। देखिए इसको पूछा जा सकता है कि अगर एक बैग आपने टांगा हुआ है और उसका स्ट्रिप जो है बहुत ही पतला है तो उस पर आपको ज़्यादा जोर पड़ता है, ऐसा क्यों? उसकी वजह ये है कि स्ट्रिप का एरिया बहुत ही कम होता है और प्रेशर इन्वर्सली रिलेटेड है एरिया से, यानी कि एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा। इसका ये आंसर है। इसलिए कोई भी चीज़ को अगर कोई भारी से भारी सामान अगर आपको उठाना है तो उसका वो एरिया ज़्यादा कर दीजिए। अगर आपने किसी झोले को पकड़ा हुआ है, सपोज़ करो कि एक झोला को आपने एक बैग पकड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, और ये बैग का जो ये पोर्शन है इसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, इसका एरिया बढ़ा दीजिए, चौड़ा कर दीजिए, ठीक है ना, यानी कि ये वाला ये इतना कपड़े का ऐसे इस्तेमाल कीजिए, ऐसे मुड़ा हुआ रहेगा, तो अब आपको ये टांगने में आसानी होगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बैग में इस तरह का दिया रहता है, और ऐसा इसलिए दिया होता है क्योंकि उसका एरिया आपने बढ़ा दिया तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा, तो टांगने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या आता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबोया जाए तो उससे जो पानी एक्स्ट्रा ऊपर आएगा, पहले जितना था उससे ऊपर आएगा। अब देखो ये आसानी से कैलकुलेट करने वाली चीज़ नहीं है। अगर किसी को अगर घड़े में अपने पानी डाल दिया है और घड़ा आधा भरा हुआ है और उसमें कोई चीज़ डाल दिया, 1 किलो या 2 किलो की कोई चीज़ डाल दिया, तो पानी ऊपर आएगा, ऑब्वियसली ऊपर आएगा, लेकिन कितना आएगा ऐसे आप मेज़र नहीं कर सकते। इसलिए सबसे अच्छा ये है कि किसी बकेट में आप पानी डाल दीजिए और बिल्कुल बकेट को फुल कर लीजिए, और यहाँ पे एकदम छोटा सा होल कर दीजिए जहाँ तक पानी भरा हो उससे जस्ट ऊपर, तो ये पानी ये गिरेगा। पानी को आप मेज़र कर सकते हैं कि इसके डूबने से पानी कितना गिरा। तो कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई चीज़ को अपने पानी में डुबोया है तो पानी उस पर उतना ही फोर्स लगाएगा जितना उसे पानी डिस्प्लेस हुआ है, यानी कि उसके डुबाने से जितना पानी गिरा है उसके अमाउंट के इक्वल पानी उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगी, और उसे हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। इसमें होता है अप थ्रस्ट। थ्रस्ट के बजाय हम लोग कहते हैं अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट इसलिए क्यों कहते हैं कि पानी ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है। क्लियर है ये? अब देखिए किसी चीज़ को डूबने और तैरने में सिर्फ आर्किमिडीज प्रिंसिपल का रोल नहीं है, बल्कि डेंसिटी एक अहम रोल प्ले करती है। जैसे कि डेंसिटी क्या है? डेंसिटी बेसिकली मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो है। इसमें मास अपॉन वॉल्यूम में फिर से दोबारा देखिए कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, यानी कि अगर मास किसी का ज़्यादा होगा तो डेंसिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, लेकिन एट द सेम टाइम वॉल्यूम जिसका ज़्यादा होगा डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी, यानी कि डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। आपने देखा होगा कि आयरन का बॉल तो डूब जाता है, लेकिन एक शिप आयरन का बना हुआ वो नहीं डूबता। उसकी वजह सिर्फ ये है कि आयरन का जब बॉल था तो वो बिल्कुल कॉन्क्रीट था, बिल्कुल सिमटा हुआ था, उसका एरिया बहुत कम था और वज़न ज़्यादा, इसलिए डेंसिटी ज़्यादा, इसलिए वो डूब जा रहा था वो बॉल। लेकिन वही बॉल से आपने वो शीट बना करके एक लंबा चौड़ा बना दिया, यानी कि उसका एरिया आपने बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया। जब वॉल्यूम आपने बढ़ा दिया तो डेंसिटी कम हो गया, और वो फिर उस पर आपने शिप बनाकर उस पर आप चढ़ते भी हैं, एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं। दूसरी बात है कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी होता है जब एक डेंसिटी को दूसरी डेंसिटी से कंपेयर करते हैं तो रिलेटिव डेंसिटी आता है। सपोज़ कीजिए कि हमने दो ऑब्जेक्ट का, एक ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी है 1.2, दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका है 1.3। अब अगर हम इसकी डेंसिटी से हम कंपेयर करेंगे यानी डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1 से कम आएगा, 1.2 डिवाइड बाई 1.3 कम आएगा वैल्यू। लेकिन अगर डेंसिटी बराबर हो गया तो 1 आएगा, और अगर ऊपर वाले का डेंसिटी ज़्यादा नीचे वाले का डेंसिटी कम तो डेंसिटी ज़्यादा आएगा। तो कंपेयर करने से ये पता लग जाता है कि डेंसिटी क्या आ रहा है, कंपेरेटिव मतलब रिलेटिव डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है या कम है। तो रिलेटिव डेंसिटी से फ़ायदा ये होता है कि अगर 1 से ज़्यादा हुआ
इसका मतलब कि ये ऊपर वाला ऊपर हो ज़्यादा होगा, यानी ऊपर वाला का डेंसिटी ज़्यादा होगा, तभी तो 1 से ज़्यादा आया। तो इससे ये पता लगाया जाता है कि वो चीज़ डूबेगी या तैरेगी। सपोज़ करो कि हमने एक रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वुड का निकाल लिया। वुड का रिलेटिव डेंसिटी किससे रिलेटिव डेंसिटी यानी किससे कंपैरिजन किया? पानी से। तो पानी से मैंने डेंसिटी का, उसका डेंसिटी और पानी का डेंसिटी और वुड का डेंसिटी को मैंने कंपेयर किया, तो वुड की डेंसिटी का रिलेटिव डेंसिटी आया 0.5। इसका मतलब क्या हुआ? 0.5 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी का डेंसिटी ज़्यादा है और वुड का डेंसिटी कम है, तभी तो 0.5 आया। तो रिलेटिव डेंसिटी से बेसिकली ये फ़ायदा होता है कि आपको कंपैरिजन मिल जाता है। अगर 1 से कम है वैल्यू, इसका मतलब जिसे आप कंपेयर कर रहे हैं और जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो उसकी रिलेटिव डेंसिटी कम है, उसकी डेंसिटी कम है। अब एक और एग्जांपल देख लो। अगर मैंने रिलेटिव डेंसिटी ये कहा, एक पेज लेता हूँ मैं। देखिए, एक ऑब्जेक्ट है ऑयल की डेंसिटी है 1.2, वाटर की डेंसिटी है, ये रियल नहीं है, बस ऐसे ही मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, 5। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल है ना, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या हो जाएगा? 1.2/5। यहाँ पे हम ये, इससे मतलब नहीं है मुझे नंबर से, मुझे सिर्फ ये पता होना चाहिए, ये रिलेटिव डेंसिटी से ये पता चल जाएगा कि अगर ऊपर में वैल्यू इससे अगर कम है तो हमेशा लेस देन 1 वैल्यू देगा, लेस देन 1 वैल्यू देगा। लेकिन अगर ऊपर का वैल्यू नीचे से ज़्यादा है तो हमेशा मोर देन 1 देगा। यही तो पता लगेगा। तो अगर हमने हर ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर लिया है वाटर से, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वुड क्या है? वाटर के कंपेरिजन में। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉटन क्या है? वाटर के कंपेरिजन में। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन क्या है? वाटर के कंपेरिजन में। तो ये पता लग जाएगा कि अगर सबका डेंसिटी, जिसका भी डेंसिटी 1 से ऊपर आ रहा है तो वो चीज़ वो पानी में डूब जाएगी, यानी उसे उसका डेंसिटी ज़्यादा है, और अगर कम है तो वो पानी में तैर जाएगी। ठीक है, इससे रिलेटिव डेंसिटी ये फ़ायदा हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बस इतना ही था। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल को कुछ यूज़ करके कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं, जिससे, जैसे कि एक हाइड्रोमीटर, ये डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड ये मेज़र करता है। हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज प्रिंसिपल को इस्तेमाल करता है। उसी तरह से प्योरिटी ऑफ मिल्क नापने के लिए लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है उस डिवाइस में भी, लैक्टोमीटर में भी। उसी तरह से ग्रेविटेशन के वजह से जितने भी प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं वो आसानी से रिवॉल्व कर पा रहे हैं, वरना फिर मुश्किल हो जाता। तो ये था ग्रेविटेशन का रिवीजन। होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो आप कमेंट में मुझे लिखना, और अगर समझ में आ भी गया होगा अच्छे से तो ये भी लिख देना कि हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, थैंक यू।